सो वेलकम बैक गाइस। अभी हम लोग GS3 के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके। कि अब यहाँ पे जो मेरी स्ट्रैटेजी थी मैं आपको बताता हूँ कि अब क्या हुआ था। ऐसे लिख के आया। मैंने आपको टाइम टेबल बता दिया मैंने क्या किया। ठीक है, 10 बजे से 11 बजे तक मैं सो गया क्योंकि अगले दिन का पेपर बहुत बड़ा था। एंड और दो पेपर लिखना 6 घंटा, यू विल बी एग्जॉस्टेड, लेकिन फिर भी एनर्जी रह ही जाती है ना। तो क्या हुआ, अगले दिन जब मैं GS1 और 2 लिख के आया, आई वॉज नॉट हैप्पी विथ माई परफॉर्मेंस। नॉट हैप्पी एट ऑल। क्यों? पेपर वन में दो क्वेश्चन आधे छूट गए, एक ब्लंडर करके आ गया। GS2 में पहले तीन क्वेश्चन आधे आधे पता ही नहीं क्या लिख के आया हूँ। आई वॉज नॉट हैप्पी क्योंकि मेरी जो प्रिपरेशन थी, जो मैं सोच के चल रहा था कि भाई इतना सब आता है तो लिखा क्यों नहीं तूने। सो बहुत ही मेलनकली वाली फीलिंग थी और सोचा था कि पता नहीं यार होगा कि नहीं होगा। अब मैं आते ही मैं 6 बजे अपने रूम पहुंचा, मैं सो गया सीधा। क्यों? GS3 और GS4 को रिवाइज करना था। अब मैं सो गया, सीधा उठा 1 बजे। 1 बजे उठा, सुबह के 6 बजे तक मैंने रिवाइज करी। 7 बजे खाना खाया, अपना अपना सेंटर पहुंचा 8:30। 9 बजे उन लोगों ने बुला लिया। और ये जो मैंने किया था ये बहुत काम आया, मुझे बहुत काम आया। अब क्यों? क्योंकि जो रिवीजन का टाइम था ये बहुत ज़्यादा मिल गया मुझे। 1 से 7 8 का मिल गया मुझे। इसमें मैंने पहले GS4 का मुझे ये था कि GS4 मुझे बहुत अच्छे से आता था। इस टाइम मैंने बहुत इन डेप्थ मैं पढ़ाई करके गया था क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने अपनी कमियां देखी थी, आई वॉज इन माई ट्रेनिंग, तो थ्योरी की वीकनेस थी मेरी। थ्योरेटिकल पार्ट में मैंने बहुत क्वेश्चंस को बहुत हाफ हार्टेडली और आते भी नहीं थे लास्ट टाइम तो मुझे। तो इस टाइम मैंने थ्योरी में भी बहुत अच्छे से वर्क किया हुआ था और अपने स्ट्रैटेजी को पूरा चेंज कर दिया था मैंने अपने केस स्टडीज़ के, क्योंकि 92 आए थे। आई वॉज एक्सपेक्टिंग अगर 92 आ रहे हैं विद दिस मच एफर्ट, इसको मैं 110 120 के अबव भी ला सकता हूँ। जो मतलब ना कि एक आइडियल सिचुएशन की बात कर रहा हूँ मैं। आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो यार अब क्या कर सकते हैं। लेकिन अपना तो काम यही है ना कि उतना आ जाए तो ठीक है। सो अब ये मैंने इसलिए किया था क्योंकि GS3 जो था वो बहुत वास्ट था यार, मतलब है ना रिवीजन। अब ये मुझे फ़ायदा भी हुआ है। क्यों? कुछ ऐसे मैंने ऐसे स्टेटमेंट्स और ऐसे UN रिपोर्ट्स जो मैं पढ़ के गया था वो सीधा डायरेक्टली दिखे हैं मुझे, जो मैं डाल सकता था और डाले भी हैं। जैसे बहुत सारे वर्ड्स जो ऐसे थे जो मतलब की पॉइंट्स, जैसे मैंने लास्ट लास्ट क्वेश्चन लास्ट पेपर में क्वाड्रपल अप्रोच, या और उससे पहले वो जो ट्रिपल बॉटम लाइन वो तो सभी लिखते हैं। क्वाड्रपल अप्रोच बहुत लोगों ने नहीं लिखा होगा, बहुतों को पता ही नहीं है। ये सब न्यूज़पेपर्स में मिले थे मुझे। तो ऐसे ही कुछ और भी बहुत सारे मतलब सेंटेंस थे जो मेरे को ना यूज़ करने थे, मतलब आई वांटेड टू यूज़ देम इन माय आंसर्स की क्लास अपार्ट लगे थोड़े। तो वो सब के मैंने कुछ कीवर्ड्स बनाए हुए थे, कुछ 12 पन्ने का मेरे नोट्स थे जिनको मुझे बहुत इन डेप्थ रिवाइज करने थे। तो इसी में मुझे टाइम लगा, लेकिन थर्ड डे ओवरऑल मेरा बेस्ट डे था। तो मुझे लगता है मेरी इंजन को गर्म होते होते स्टार्ट होने में 2 दिन लग गए। अब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि GS1 और 2 थोड़ा सा ब्लंडर मुझे ऐसा फील होता है, लेकिन जब मैंने सबसे पूछा तो सबकी हालत टाइट थी। देन आई जब GS3 के बाद मैंने GS3 और 4 के बाद बात करी सबसे कि भाई ये पेपर तुम्हारा गया कैसे पहले वाला डे का, तब उन लोगों ने सबने बताना स्टार्ट किया। सबकी हालत टाइट थी। जितने भी मैंने लोगों से बात करी, मेरे कुछ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जो ऑलरेडी सर्विस में हैं, उनसे भी बात करी मैंने। तो उन्होंने बोला भाई पेपर टफ था, लैंग्वेज टफ था, और टू द पॉइंट लिखने में डिफ़िकल्टी हुई है क्योंकि इतना घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। सो पिछले साल जैसा कुछ नहीं रहा, सिर्फ यही बोला गया मुझसे। और अगर इसमें आप कुछ भी रेलिवेंट लिख के आ रहे हो तो मार्क्स मिलना चाहिए, और सब एक ही बात बोले थे, नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, नॉर्मलाइजेशन। सो आई डोंट केयर अबाउट दैट कि इफ इट हैपेंस इट हैपन, लेट इट बी। सो अदरवाइज आई एम जस्ट गिविंग यू माई आंसर कि मैंने क्या लिख के आया हूँ और क्या होना चाहिए था। अब वो तो भगवान जाने। ठीक है, पहला वाला था, ये क्वेश्चन को मैंने लास्ट में अटेम्प्ट किया। क्यों? ये एक ही क्वेश्चन था जिसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं था आधा था, और मैं क्लियर नहीं था कि वो सही है कि नहीं। और जब मैंने डिस्कस किया तो वो सही भी था बोल रहे हैं। HDI के बारे में मुझे पूरा पता था, इसके तीनों मुझे पता था कि क्या क्या है ये, इसके जो तीन सब पार्ट्स हैं, और इंडिया का रैंक भी पता था मुझे, कुछ 131 था। IHDI के बारे में मुझे इतना नहीं पता था, तो मैंने लिख दिया था इनइक्वालिटी एडजस्टेड। तो मैं इसमें इकोनॉमिक वे में गया कि इकोनॉमिक को भी मतलब मनी को भी ही डालना चाहिए, उसमें मैंने फिर से इसमें गिनी कोएफिशिएंट को डाला और लॉरेंस कर्व को बना के आ गया मैं
कि और अगर तुम इसको इंक्लूड करते हो तो दिस इज़ वाई इट्स अ बेटर इंडेक्स कंपेयर टू एच डी आई। तो मैंने इस वे में एक ऐसे बना के एच डी आई और आई एच डी आई को मैंने कंपेयर कर दिया था, और फिर नेक्स्ट पेज में गिनी कोएफिशिएंट और लॉरेंस स्कोप को बना के आ गया था मैं, कि अगर तुम इसको इंक्लूड करते हो तो इट वुड बी अ बेटर इंडेक्स, ये बोल के मैं आ गया था। और इसी आंसर में मेरा कम था इन्फॉर्मेशन, जबकि मुझे लगता है कि जितना भी लिख के आया हूँ इतना काफ़ी है वैसे, क्योंकि मैंने तीनों उसके जितने भी मतलब हेल्थ है, एजुकेशन है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, उन सब के बारे में तो बात करी है मैंने। नेक्स्ट था, नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट आर द चैलेंजेस। सो इसको मैं आई विल टेक इट, 2 दे दे यार, बहुत है, उससे ज़्यादा मिलना चाहिए, लेट्स कीप इट वेरी मिनिमम 2। व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर इंडियन इकोनॉमी व्हेन द वर्ल्ड इज मूविंग अवे फ्रॉम फ्री ट्रेड एंड मल्टीलैटरलिज्म टू प्रोटेक्शन। सी अगेन यू कैन सी ये जो टॉपिक है ना ग्लोबलाइजेशन वाला, ये हर पेपर में आया है, ठीक है। अगेन इट्स रिलेटेड टू ग्लोबलाइजेशन एंड योर सो चैलेंजेस जो है कि फ्री ट्रेड, मल्टीलैटरलिज्म, प्रोटेक्शनिज्म। अब इसमें जो एक वर्ड है, पता नहीं कितने लोगों ने यूज़ किया होगा, इकोनॉमिक सर्वे में ना जियो इकोनॉमिक फ्रैगमेंटेशन के बारे में बात हुई है, जिसको फ्रेंच शोरिंग भी बोला जाता है। मेरा तो सेंटेंस ही इसी से स्टार्ट हुआ था कि अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे, ये 100% मुझे मार्क्स देगा। क्यों? यही चीज़ तो ढूंढ रहे हैं पेपर में वो लोग। और फ्री ट्रेड से और कैसे प्रोटेक्शनिज्म एंड बायलैटरलिज्म में गया अगेन, योर ट्रम्प ट्रम्प एरा और ये सब में कैसे ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी वो जो कर रहा है, और ऊपर से जो कोरोना के बाद था, सेम आंसर जो हमने पिछले में देखा ना GS2 में, वही है इसमें। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। सो बेसिकली इट मीन्स कि यूपीएससी आपसे जानना चाहता है कि इसके इफेक्ट्स क्या हैं, ठीक है। और फ्री ट्रेड कैसे WTO को हिंडर कर रहा है, और मिनिलैटरलिज्म और कैसे इन सब पे वर्क कर रहा है। सो ये जियो इकोनॉमिक फ्रैगमेंटेशन वाज अ वर्ड विच आई थिंक विल फेच मी मार्क, अगर किसी ने लिखा है उसको भी। और कुछ इन्फॉर्मेशन और जैसे और योर हाइपर नेशनलिज्म और योर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात किया गया था, तो इन सब के बारे में अगर कोई मेंशन करता है तो वो ज़्यादा बढ़िया है ना। सो हाउ कैन दिस चैलेंज बी मेट? अगेन इट वॉज वेरी ईजी, वॉट यू नीड टू डू इज़ रादर देन फोकसिंग। इसमें मैंने एक और कॉन्सेप्ट डाला था, बेगर थाई नेबरहुड। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये था 1930s का, ग्रेट डिप्रेशन के टाइम का। इससे क्या होता है, जब तुम अपने इकोनॉमी के बारे में सोचते हैं एंड यू स्टार्ट लुकिंग इनवर्ड, सो इट्स अ कोलैटरल डैमेज। सो इफ़ यू आर ट्राइंग टू सेव योर इकोनॉमी, यू आर एक्चुअली लीडिंग, यू आर मूविंग टूवर्ड्स कैटास्ट्रॉफी, इट विल बी अ मेहैम। सो अगर मैंने ये भी वर्ड लिखा है, बेगर्स द नेबरहुड भी लिखा है, अगर कोई ये सब भी मेंशन कर रहा है तो भी बढ़िया है। सो इस चैलेंज को बचने के लिए यही है कि मतलब यू नीड टू वर्क ऑन ट्रेड, ऐसा नहीं है, एंड यू नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल द थिंग्स। और WTO का मैंने इसमें एडवांटेज भी डाला था कि कैसे 65% ऑफ योर टैरिफ हैड बिन रिड्यूस, सो इट्स बेटर टू वर्क ऑन फ्री ट्रेड एंड मल्टीलैटरलिज्म। सो ये आंसर मेरा बहुत बढ़िया गया है। नॉट बिकॉज कि मैंने इसमें क्या लिखा है, ये सारे वर्ड्स मुझे बहुत फेच करने वाले हैं, ये मुझे पक्का पता है, क्योंकि मेरे लास्ट टाइम 83 आए थे और टॉपर्स के 86 के आसपास थे। सो 86 सब टॉपर्स के 86 89, जो इकोनॉमी का महारथी था उसके 100 110 आते हैं, नहीं तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल 86 85 87 88 इसी में रहते हैं। सो उस वे से मुझे लगता है मेरा पेपर 3 बहुत अच्छा गया है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अबाउ 100 दिस ईयर। देखते हैं बाकी क्या होगा। सो एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन ऑफ फार्मर्स ऑन द सिलेक्शन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप, बहुत ईजी था ये। इसमें अगेन मैंने मैप बना के दिखा दिया, और इसमें मतलब क्या जो जो फैक्टर, सबसे पहले तो लैंड ही दिखाया, लैंड, एग्रीकल्चर, मार्केट, वाटर, सीड्स, लेवल ऑफ डेवलपमेंट, इन सब के बारे में मेंशन किया कि ये सारे इफेक्ट करते हैं, मानसून, क्लाइमेट चेंज, इन सब के बारे में बताया कि कैसे ये इफेक्ट करता है हाई वैल्यू क्रॉप्स। सिलेक्शन ऑफ क्रॉप्स के बारे में बात किया, फिर वही एजुकेशन के बराबर बात किया, आईकार, निकरा, इन सब के बारे में बात किया कि कैसे ये हेल्प कर रहे हैं, और रिसेंटली जैसे GM क्रॉप्स के बारे में बात किया, और ये ठीक ठाक था ये। देन एलाबोरेट द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस सप्लाई चेन मैनेजमेंट एग्रीकल्चर कमोडिटीज़। अब इस सप्लाई चेन मैनेजमेंट में मैंने इसको 3 पार्ट में बांट दिया था, प्री हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग, पोस्ट हार्वेस्टिंग एंड मार्केट। इन सब पे मैंने सप्लाई चेन के बारे में बात करी कि कहाँ कहाँ क्या ज़रूरत होता है। अगेन जो मैंने इसको बांटा है उस हिसाब से मुझे लगता है मार्क्स मिलने चाहिए अच्छे इसमें मेरे, क्योंकि मैंने सारे सेगमेंट के बारे में बात कर दी थी कि सारे सेगमेंट में सप्लाई चेन में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है और क्या इसको एफिशिएंट कैसे बना सकते हो। स्कोप एंड सिग्निफिकेंस पूछा गया था, तो स्कोप हर जगह है, सिग्निफिकेंस ये है कि कहाँ कहाँ पे कम है और कहाँ पे बड़े हैं एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ इन इंडिया।
नेक्स्ट था फ्यूजन टेक्नोलॉजी। ये क्वेश्चन था जिसमें मुझे आधा पता था बस। फ्यूजन, मुझे आईटीआर के बारे में इतना पता था कि ये कदाचे फ्रांस में है। फ्यूजन की टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने बात करी, व्हाट इज़ फ्यूजन, एंड कदाचे जो है ये एसएसटी करके बोला जाता है, इसको टोकामैक बोला जाता है, ये सब मुझे पता था, इनके नाम पता थे। ये पता था कि चाइना हैज़ ऑलरेडी डेवलप्ड इट एंड इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्री हु इज़ डेवलपिंग दैट, एंड इंडिया का खुद का एक प्लान है आदित्य करके, एसएसटी आदित्य, तो उसके बारे में मेंशन किया। जो सेकंड पार्ट था वो ईजी था, व्हाट विल बी द इम्प्लीकेशन, ये बहुत ईजी था। सो अगेन इस पर मैं बोलूँगा कि मुझे 3 तो मिलने चाहिए यार। सेकेंड पार्ट मैंने पूरा लिखा है, और फर्स्ट का भी मैंने इतना इन्फॉर्मेशन दिया है कि काफ़ी है। कंट्रीब्यूशन मुझे कुछ नहीं पता है, बाद में पता चला कि इंडिया इतना पैसा देता है, साइंटिस्ट है, वो है, ये सब मुझे नहीं पता था भाई। मतलब जितना पता था लिख दिया बस, ये ठीक ठाक था। फोर्थ था हाउ कैन इंडिया अचीव एनर्जी इंडिपेंडेंस थ्रू क्लीन टेक्नोलॉजी बाय 2047, बहुत बढ़िया, इसके लिए मैं रेडी था। बायोटेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया। बायो इकोनॉमी बी 3 क्या पॉलिसीज़ हैं, प्ले अ क्रूशियल रोल। उसके बाद उसमें E20 फोर्थ जनरेशनल, 1G 2G 3G 4G। और उसके बाद एक बायोटेक्नोलॉजी का मैंने रेवोल्यूशन के बारे में एक ये देखा था मैंने सांसद टीवी में, सब सब छाप दिया उसमें। तो ये बहुत बढ़िया गया मेरा। 2 ही पेज लिखना था, कितना लिख सकता है आदमी, तो बहुत बढ़िया गया इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और CCUS ये तो और मतलब पता नहीं कितने लोगों ने क्या क्या लिखा है इसमें। मैंने इसमें बायोस्पार्जिंग, बायो वेंटिंग, लैंड कैप्चर, ये सब सब लिखा है इसमें। इवन आई हैव मेंशन अबाउट सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, कि वो भी एक तरीके का कार्बन कैप्चर है। व्हाट इज़ द पोटेंशियल रोल इन टैकलिंग, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इसमें। ओशन एसिडिफिकेशन, इन सब के बारे में बात करी मैंने, एंड हाउ डज इट हेल्प, इवन क्लाइमेट ट्रेडिंग, सॉरी कार्बन ट्रेडिंग के बारे में बात करी। और उसमें मैंने आर्टिकल भी मेंशन किए, शायद आर्टिकल 6 ऑफ योर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, जहाँ पे CDM के बारे में बात किया जाता है। एंड इंडिया हैज़ ऑलरेडी डेवलप्ड इट्स ओन कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म, CCUS, पता नहीं कुछ, नॉट CCUS, समथिंग रिलेटेड टू कार्बन क्रेडिट कुछ था, जिसमें अभी हम ट्रेड करेंगे। तो दैट कैन इवन हेल्प अस टू फॉर कार्बन ऑफसेटिंग, एंड इट्स अ टारगेट अंडर योर पेरिस एग्रीमेंट। तो ये बहुत बढ़िया गया मेरा, प्रॉब्लम नहीं है। 10 मार्क्स के हिसाब से काफ़ी इंफॉर्मेशन था, क्योंकि इसमें 2 पार्ट थे। नेक्स्ट था सी वाटर इंट्रूजन इन द कोस्टल एक्विफायर इज अ मेजर कंसर्न, व्हाट आर द कॉज ऑफ सी वाटर इंट्रूजन एंड रेमेडियल मेजर्स। सी अगेन ये पेपर 1 में भी पूछा गया था, इस पर भी पूछा गया है, ठीक है। अब इसमें मेरे को एक फ़ायदा क्या हो गया, मेरे पास ना एक डेकेड ऑफ कुछ एक सी वाटर का ना एक रिपोर्ट था मेरे पास, 2020 से लेकर 2030, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट या वाटर का कुछ था। नाउ आई डोंट रिमेंबर, ये मैं पढ़ के ही गया था, उसी टाइम पढ़ के गया था मैं, 5 मिनट पहले ही एंटर होने से पहले मैं इस रिपोर्ट को ही देख रहा था कि भाई ये आएगा तो छाप दूंगा बस। उसमें एक क्लॉज था जो सी वाटर इंट्रूजन के बारे में बात करता है, सीधा लिख दिया मैंने, अकॉर्डिंग टू UN रिपोर्ट, सी वाटर इंट्रूजन वन ऑफ द कॉज फॉर ये वाटर, जो भी था, जो क्वेश्चन था कोस्टल एक्विफायर। और बाकी तो मुझे पूरा आता था इसका आंसर, कि क्या क्या इशू है, क्या करना चाहिए, एंड रेमेडियल मेजर्स टू कम्बैट दिस हजार्ड्स। तो रिटेंशन वॉल, ये वो, और इसमें मैंग्रोव्स का, और उसके बाद उसमें क्या था, एक मैंने ना एक स्वामीनाथन का एक रिपोर्ट पढ़ा था, जिसमें ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू टॉक अबाउट मैंग्रोव्स एक्चुअली। तो उसमें उसने कुछ फिश बोन सिस्टम के बारे में बात करी थी, मैंने वो भी डाला। उसके बाद इनंडेशन कैनाल्स के बारे में बात करा, मेन तो मैंग्रोव्स ही थे। और उसके बाद जो बाकी क्लाइमेट चेंज और इन सब के बारे में बात करी। सो दिस वॉज गुड, क्योंकि ये रिपोर्ट मुझे बहुत मार्क्स देंगे। ये कितने लोगों ने लिखा होगा, ये भी सोचने वाली बात है ना। फिर टेररिज्म, ये तो बहुत ही बढ़िया गया, इस पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब इसमें ना मैंने बहुत सारे ना एक सिस्टम पढ़ के गया था, कि इस पर लिखा है टेररिज्म इज इलाबोरेट विद कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल, व्हाट आर द काउंट, सी हाउ इट इज मैनिफेस्टेड इन इंडिया, इलाबोरेट इन काउंटर एग्जाम्पल। सो टेररिज्म इज अ ग्लोबल कॉज। टेररिज्म के मैंने बहुत सारे टाइप्स लिख दिए, पता है कि एथनो टेररिज्म होता है, नार्को टेररिज्म होता है, उसके बाद आइडियोलॉजिकल टेररिज्म, बहुत सारे टेररिज्म के पार्ट्स होते हैं। सायरन सी करके एक ना शॉर्ट फॉर्म पढ़ के गया था मैं कहीं से, इसी पे मैंने पूरा लिख दिया। एंड हाउ इज़ मैनिफेस्टेड, इस पे मैंने पूरा लिखा कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो कहाँ से आज तक जो भी है 2008 अटैक और जो रिसेंट पहलगाम अटैक, उस सब के बारे में लिखा। काउंटर मेजर्स, गवर्नमेंट के जितने एजेंसीज है सब के बारे में लिख दिया मैंने, इसमें क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड इवन आई हैव रिटन अबाउट एरो इंटरनेशनल 1267 कन्वेंशन ऑफ योर UNSC एंड 1375 कन्वेंशन ऑफ UNSC। और CCIT को जितनी जल्दी पास किया जाए, यही डिमांड है, जैसे मोदी जी बोल रहे थे। तो वो सबको डाल दिया बस मैंने, ठीक ठाक ही था ही। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली लेफ्ट विंग, ये तो मेरा आई हैव वर्कड इन CRPF, तो
ये तो मेरा मतलब कोर एरिया था, इसको तो मैं छोड़ ही नहीं सकता। मैंने इसमें तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में भी लिखा है, पता नहीं कितनों को पता है ये, क्योंकि ये हो रहा था पैरेलली विथ ऑपरेशन सिंदूर। And recently in this, unfortunately, one of my batchmate lost his foot. So that was one thing. Nobody and none of the media newspaper had covered it, but this Operation Black Forest was not covered. समाधान वो सब तो सभी लिख के आए होंगे, लेकिन इसके बारे में भी लिखा है, एंड वाई जो हो रहा है, एंड उनका हिडमा जो है, जो पकड़ा जाएगा कि नहीं पता नहीं, ये बहुत बढ़िया गया। लेट्स नॉट डिस्कस मोर। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, ये जो क्वेश्चन था ये शायद नीति आयोग का था, मेरे दिमाग से निकल चुका था ये कि ये किसका है ये इंडेक्स, लेकिन इसके बारे में मुझे सब कुछ आता था। क्यों? योर इकोनॉमिक सर्वे, FRBM एक्ट, योर फिजिकल प्रूडेंस, और उसके बाद जो एफिशिएंसी, एलोकेशन एफिशिएंसी थी, जैसे डोल्स या पॉपुलिस्ट पॉलिसीज़, आर्टिकल 293, कैसे गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट वर्किंग वेल, उसके बाद टैक्स टू जीडीपी रेशियो, सॉरी डेट टू जीडीपी रेशियो क्या बोला गया और कितना हो रहा है, एंड हाउ डज इट अफेक्ट इंटरनेशनली, उन सबके बारे में लिख के आया कि हाउ कैन बी असेस्ड फिजिकल परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया, क्योंकि स्टेट्स के बारे में पूछा जा रहा है, इन व्हाट वे इट वुड इंकरेज स्टेट टू अडॉप्ट प्रूडेंट। ऑब्वियसली अगर रेटिंग कम हो रही है तो पैसे जाएंगे, 293 तो खुद ही बोलता है कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, तो तुम्हें पैसे और नहीं मिलेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। और उसके बाद इवन पैरा डिप्लोमेसी के बारे में बात करी कि स्टेट शुड बी गिवन मोर अपॉर्चुनिटी टू रेज मनी, लाइक योर सूरत म्यूनसिपल कम्युनिटीज़, म्यूनसिपैलिटीज़ कैसे वो रेज कर रहा है, गिविंग मोर टीथ्स टू योर थर्ड लेवल ऑफ डेमोक्रेसी। और उसके बाद मोर इम्पॉर्टेंट, नॉट जस्ट क्वांटिटी, क्वालिटी ऑल्सो। और मैंने ये भी लिखा है कि मतलब फिजिकल हेल्थ इंडेक्स कभी कभी बाहर चला जाता है, जैसे यू हैव सीन ड्यूरिंग योर कोरोना टाइम, जब फिजिकल डेफिसिट वॉज ब्रीच्ड 8, 6 या 8 भी चला गया था, एंड दिस वॉज ड्यू टू पम्प प्राइमिंग एंड मनी मल्टीप्लायर के चक्कर में गवर्नमेंट ने ये किया था। तो वो सब के बारे में बात करी, एंड व्हाट इज़ नीडेड इज़ बेसिकली टू कट शॉर्ट, जैसे स्कीम्स अभी रिसेंटली ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निर्मला सीतारामन ने बोला था कि स्कीम्स को हम अपडेट करेंगे, मतलब बेसिकली एलिमिनेट कर देंगे जो इंपॉर्टेंट नहीं है। सो इवन दो स्टेप्स आर इंपॉर्टेंट, तो वो सब लिख के आया मैं इस पर। ओवरऑल अच्छा गया है, बस ये वर्ड नहीं लिख पाया कि ये नीति आयोग का है। अब इसके लिए कोई काटेगा, क्योंकि इसमें ये लिखा तो नहीं, एक्सप्लेन हाउ द, किसने दिया है ये नहीं पूछा है, हाउ पूछा है। अगर किसी को पता है नीति आयोग लिखा तो मुझे लगता है उसको आधा मार्क्स तो मिलना चाहिए, ज़्यादा मिलना भी चाहिए कि नहीं पता नहीं, लेकिन जो क्रक्स ऑफ द जो डिमांड था उसको तो मैंने पूरा किया, अच्छे से किया। नेक्स्ट था डिस्कस रैशनल ऑफ PLI। अभी PLI जो था ना, ये न्यूज़ में था क्योंकि PLI 2.0 आ रहा है, और ये सांसद टीवी ने भी कवर किया था। अब इसमें क्या हो गया, व्हाट आर इट्स अचीवमेंट एंड इन व्हाट, तो इसमें देखो कितने पार्ट्स है। पहला तो है रैशनल बिहाइंड PLI, व्हाट आर इट्स अचीवमेंट, इन व्हाट वे कैन द फंक्शनिंग एंड आउटकम्स ऑफ द स्कीम बी इम्प्रूव्ड। 3 पार्ट है, 5 5 5। सो PLI क्यों लाया गया था, तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, एंड सप्लाई चेन को बढ़ाने के लिए, और आत्मनिर्भरता के लिए लाया गया था। और ये क्यों है, ये प्रोडक्शन लिंक, मतलब जितना तुम आउटपुट दोगे उस बेसिस पे तुमको पैसे मिलेंगे। और तो ये मैंने एक्सप्लेन किया व्हाट आर इट्स अचीवमेंट। तो मैंने इसमें सीधा लिख दिया इट्स अ मिक्स रिस्पॉन्स। क्यों PLI 2.0 इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं विच हैव वर्कड वेल एंड सम सेक्टर्स आर नॉट वर्किंग वेल, वाई एग्जिट पॉलिसी ही नहीं है। सेकेंड, इसमें गवर्नमेंट बाहर बाहर जो कोलैबोरेशन है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, वो मिसिंग है पूरा। एंड देर वर सम सेक्टर्स लाइक स्टील सेक्टर्स, दे आर परफॉर्मिंग वेल, बट देर आर अदर सेक्टर्स विच वर नॉट परफॉर्मिंग एट ऑल। तो मैंने उन सेक्टर्स के बारे में मेंशन किया, इन वॉट वे फंक्शनिंग एंड आउटकम कैन बी अचीव। तो इसमें मैंने एग्जिट पॉलिसी के बारे में ज़्यादा बात करी कि इफ़ देर आर सेक्टर्स विच आर नॉट वर्किंग, दे शुड बी अलाउड टू फेल, वाइंड अप पॉलिसीज जल्दी लाओ। और उनके प्रोडक्शन को डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव जो एक नया लाया गया था सेमी कंडक्टर्स, वो बेसिस भी एक अच्छा बेसिस है, नॉट जस्ट योर प्रोडक्शन लिंक। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे हैंड होल्डिंग मैकेनिज्म होनी चाहिए, वहाँ पे करना चाहिए। गवर्नमेंट शुड गिव मोर स्पेस, खुद से क्रिएट करे उस स्पेस को, एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होना चाहिए। एंड PLI 2.0 इज़ द राइट अप्रोच व्हाट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ डूइंग फॉर अभी उसमें मैरीटाइम सेक्टर को भी इंक्लूड कर दिया गया है, तो सागरमाला उन सबको भी हेल्प होगा, एंड दिस विल ऑब्वियसली हेल्प इन जनरेटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल दोज थिंग्स। सो ओवरऑल मेरा ठीक ठीक ही गया है, अब उतना भी अच्छा नहीं बोलूँगा लेकिन ठीक गया है ये वाला। तो मैं इसको सर्कल मार लेता हूँ कि अभी तक का देखो, मेरा अभी तक का सारे में से आप देख सकते हो कि किसी में सर्कल कहाँ कहाँ मारे हैं मैंने। पहले में मारा है वो भी मुझे लगता है ठीक का ही लिखा है मैंने। ITR, इसमें भी आधा ठीक का लिखा है। और क्वालिटी ऑफ आंसर्स मैटर करता है ना, आप क्या लिख के आ रहे हो वो बहुत मैटर करेगा। और फिर फाइनली यहाँ पे PLI, वो भी मुझे लगता है कि ठीक ठाक ही लिखा है, लेकिन मैं पूरा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि
बहुत बढ़िया लिखा है। देन व्हाट आर द डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर, ये तो बहुत ही बढ़िया गया है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पूरे स्कीम्स ये सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये अगेन एक रिपोर्ट था मेरे पास, उस रिपोर्ट के बेसिस पे ही मैं सारा लिख के आया हूँ इस पर। वही अगेन अगर किसी, ये शायद क्वेश्चन भी पूछा गया है 2023 में, ये बहुत अच्छा गया है। इस पर मैं डिस्कस नहीं करूँगा इसका। और इस पर मैंने मतलब बहुत सारे अप्रोचेस को डाला गया था, जैसे उस पर ना मतलब सबसे पहले तो मैंने इसको स्टार्ट ही इससे किया था कि ना लैंड कितना है, एरिया कितना है, पॉपुलेशन कितना है और वाटर कितना है, ग्राउंड वाटर का हमारा क्या प्रॉब्लम है, फ्रेश वाटर का। और उसके बाद इसमें मैंने ये भी इंक्लूड किया था कि प्रॉब्लम क्या है। फिर एरियाज़ को मार्क किया था। एक रिपोर्ट था, मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने इसको ना अपने एक ग्रुप है मेरा जिसमें मैंने इसको शेयर किया था इस इन्फॉर्मेशन को, कि प्रॉब्लम क्या है। कि कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जैसे हरियाणा और यूपी, जहाँ पे ना एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर इज़ मोर देन 100%, बट देर आर स्टेट्स विच आर नॉट इवन एक्सट्रैक्टिंग। सो उस बारे में बात करी थी मैंने। और उसके बाद मिटिगेशन पॉलिसी में भूजल योजना, ये वो रिचार्जिंग एक्विफायर्स, एक्विफर मैपिंग। और उसके बाद एक और कुछ स्वधर, पता नहीं कुछ एक था, स्वजल योजना था जिसमें ना ग्रे वाटर यूज़ को बारे में वो बताया गया। देन रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सब के बारे में लिखा, ठीक ठाक था। ये आंसर मेरा बहुत अच्छा गया क्योंकि इसमें मेरे बहुत फैक्ट्स एंड फिगर्स थे, फैक्ट्स बहुत थे इसमें मेरे। सो नेक्स्ट, फूड प्रोसेसिंग, वेरी इजी, फिफ्थ टाइम फोर्थ टाइम फिफ्थ टाइम दे आर आस्किंग, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो नैनो टेक्नोलॉजी, यहाँ प्रॉब्लम आया मुझे पहला वाला, क्योंकि इसमें ना नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में डिफाइन किया, वाटर नैनो टेक्नोलॉजी, और इसमें ना डायरेक्टली एग्रीकल्चर के बारे में बात किया था। तो इसमें नैनो सेंसर्स, नैनो फर्टिलाइजर्स, नैनो ट्यूब्स, बस इतना ही मुझे यही पता था बस। और बाकी ध्यान दे नहीं पा रहा था मैं, मतलब कि और प्रेशर नहीं डाल पा रहा था पेपर। ये मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन था ये वाला। तो पूरे पेपर में मेरे को दो क्वेश्चन थे जो मैंने लास्ट में छोड़े हुए थे, 15 और पहला वाला। और हाउ दिस टेक्नोलॉजी कैन हेल्प सोशो इकोनॉमिक, ये तो एकदम ही जनरलाइज था। सारा पॉइंट लिखा है इसमें, अशोक दलवाई कमेटी, ये वो, इंक्रीजिंग द फार्मर्स इनकम, ये सब सब मतलब वो सब। सेकेंड पार्ट वॉज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। फर्स्ट पार्ट में मुझे थोड़ा सा इशू लगा क्योंकि मेरे जो एग्जाम्पल्स थे वो सिर्फ तीन ही थे, नैनो फर्टिलाइजर्स, नैनो सीड्स, नैनो डैप लिखा था मैंने वैसे। फर्टिलाइजर्स एंड नैनो डैप, फर्टिलाइजर्स, डैप, सीड्स एंड नैनो सेंसर्स, बस इतना ही लिख पाया। और बाकी मुझे कुछ याद नहीं, समझ नहीं आ रहा था कि और क्या लिख सकता हूँ इसमें। नेक्स्ट था व्हाट आर द एम ऑफ सेमीकंडक्टर, ये बहुत बढ़िया गया मेरा क्योंकि मैं पूरे चेन को पढ़ के गया था, क्रिटिकल मिनरल्स को पढ़ के गया था, सेमीकंडक्टर्स को पढ़ के गया था, एआई को पढ़ के गया था। मुझे पता था इन तीनों में से एक चेन तो आएगा, और मैं ये चेन को बना के भी आया हूँ कि कैसे ये तीनों चेन आर इम्पॉर्टेंट, ये एक से एक रिलेटेड है। क्रिटिकल मिनरल्स आर इम्पॉर्टेंट क्योंकि वही सेमीकंडक्टर्स में यूज़ होने हैं, सेमीकंडक्टर्स यूज़ होने हैं तुम्हारे एआई में, एआई विल हेल्प यू टू अगेन एक्सप्लोर योर क्रिटिकल मिनरल्स। ये चेन को मैं अच्छे से बना के आया हूँ। और हब्स के बारे में बात किया हूँ, फैबलेस डिज़ाइनिंग, फाउंड्री, इन सब के बारे में बात किया हूँ। 37,000 करोड़ का जो फंक्शनिंग, जो हमारा रिसेंटली सेमीकंडक्टर था। देन चिप्स टू लैब एक स्टार्टअप है, क्योंकि ये कवर हुआ था सांसद टीवी में, तो इसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस हुआ। इसमें मैंने तो और बहुत अच्छे से लिख के आया, मैं बोल रहा हूँ इसमें। सो एंड नेक्स्ट ये था कि मिनरल रिसोर्सेज आर फंडामेंटल टू द कंट्रीज इकोनॉमी एंड दिस एक्सप्लॉइटेड बाय माइनिंग। अगेन ये मिनरल रिसोर्सेज के बारे में था क्वेश्चन, व्हाई द माइनिंग इज कंसिडर्ड एनवायरमेंटल हजार्ड, एक्सप्लेन द रेमेडियल मेजर्स, बहुत ईजी था ये। किसी ने अगर ईआईए और इन सब के बारे में लिखा है और माधव गाडगिल और कस्तूरी रंजन के बारे में लिखा है तो बहुत बढ़िया। मैं सारा ये सब लिख के आया हूँ। इन्वायरमेंट मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड है, तो इसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। सो नेक्स्ट है राइट द रिव्यू ऑफ क्लाइमेट, ये भी बहुत बढ़िया गया मेरा, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? मुझे पूरा टाइमलाइन याद था इसका। क्लाइमेट मेरा, इन्वायरमेंट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है। सो मुझे अच्छे से याद था कि ये कैसे स्टार्ट हुए हैं। 2015 से लेकर जो टारगेट थे 220 से लेकर उसको 500 किया गया, उसके बाद कैसे चेंजेस आए। और उसके बाद COP26 में सिर्फ हमारे पंचामृत नहीं गए थे, उसमें मिशन लाइफ भी दिया था, प्रो पीपल प्लानट वाला कॉन्सेप्ट आया था। उसके बाद एनडीसीज के बारे में बात किए थे, एनएपीसीसीज को लाया गया था, और नेशनल भी डिटरमाइंड गोल्स। लेकिन इसमें मैंने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या करी, जो मैंने केरला, अगेन मैं बोला ना एक रेफरेंस पॉइंट था मेरा ऑलवेज, वो केरला वाला बंदे ना इसमें ना, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यार ये वर्ड मिस हो गया यार मुझसे। अब एनडीसीज के बारे में तो मैं बात करी, मैंने सारे पॉलिसीज के बारे में करी, लेकिन ये सीबीडीआर कैसे मिस हो गया मुझे नहीं समझ आ रहा। जब उसने बुलाया मैंने सीबीडीआर के बारे में लिखा, मुझे रोना आ गया। बोला यार इतना सब लिख के आया, ये क्यों नहीं लिखा, याद नहीं आता है ना। पता तो मुझे भी है, भूल गया मैं उस टाइम पे। ठीक है, कुछ नहीं कर सकते। और उससे बाकी तो बहुत अच्छा लिखा है मैंने, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन नॉर्थ ईस्टर्न एंड चैलेंजेस, ये बहुत बढ़िया गया मेरा।
क्योंकि सारे पीस अकॉर्ड्स याद थे मुझे, सब पता था इस पे कैसे हो रहा है। यो हर हर स्टेट को मैंने लेके एक एक एग्जांपल को देकर फिर सॉल्व किया। जैसे उल्फा एक्टिव है, और खपलान एक्टिव है, एक्टिव वाले भी बात किए, ऑपरेशंस के बारे में बात किए, डिफरेंट एग्जांपल्स। मिज़ोरम का इशू भी मैंने डाला, म्यांमार का इशू डाला, म्यांमार, उसके बाद मणिपुर, नागालैंड, ग्रेटर नागालिम वाला, आसाम, बोडोलैंड, आसू, उसके बाद योर योर में त्रिपुरा, देन मेघालय के इश्यूज। मेघालय में तो मैंने वो, पता नहीं कितनों को पता भी है कि नहीं है, वहाँ पे ना एक कुछ इश्यूज थे विद नॉट रिस्पेक्ट टू द ट्राइबल मूवमेंट बट विद रिस्पेक्ट टू द एसीज ऑफ पंजाबीज। तो मैंने वो पॉइंट भी डाला और उसको कैसे सॉल्व किया गया। और इस पर पीस अकॉर्ड्स के बारे में बात किया तो मैंने स्टेट वाइज डाल दिए। ये ठीक ठाक ही गया मेरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बहुत बढ़िया गया, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। सी ट्रेड रूट के बारे में बात करी थी, और कोस्टल मैरीटाइम एंड कोस्टल सिक्योरिटी चैलेंजेस है। इस पर 3 लेवल के मैंने वो बताए थे कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स है, पायरेसी से लेकर कोस्टल, नॉट जस्ट सी ट्रेड, 50% सी ट्रेड पास होता है, ये सब तो लिखा ही था। महासागर के बारे में बात करी थी, सागर से महासागर। महासागर एक नया कॉन्सेप्ट था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी अभी मोदी लेके आया था, आइकी माई में शायद, ये एक टेंजानिया के साथ हमारा एक हुआ था, जिसमें महासागर को ब्रॉड लाया गया था, ये कॉन्सेप्ट को। आई एफ सी आई ओ आर के बारे में, सी एस सी कोलम्बो सिक्योरिटी काउंसिल, और उसके बाद ये हमारा क्वाड और ये सब इंडो पैसिफिक। सो इसमें ना महासागर में ना एक वर्ड आया था, वी आर नॉट जस्ट नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बट प्रिफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर। ये सब वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट थे। एंड एच ए डी आर के बारे में बात करी मैंने। एंड देन उसके बाद सी ट्रू, नॉट जस्ट सी ट्रेड बट, और सी ट्रेड के बारे में लिखा हुआ था कि 50% ऑफ ट्रेड पासिस थ्रू इंडियन ओशन। वो मैंने मैप बना के दिखा दिया था, सीधा मैप बना के यहाँ से सी ट्रेड। और उसके बाद मैंने सी केबल्स भी बनाए मैंने, कि ये सी केबल्स ना 95% है। इस पर ना एक आर्टिकल आया था जो यूपीएससी चेयरमैन ने ही खुद लिखा था, तो इसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो मैंने इसको भी मेंशन कर दिया कि मतलब ये भी तो इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिख रही है, क्योंकि 95% ऑफ इंटरनेट पासेस थ्रू दिस सी केबल्स, और ये कनेक्शन सिर्फ मुंबई में आते हैं, तो इसको भी हमको प्रोटेक्ट करना है। फिर कोस्टल में सारे डाले कि कैसे सागरमाला और ये लैंड डिग्रेड कर रहा है, क्लाइमेट चेंज, ये सब डेवलपमेंटल सागर, इन सब के बारे में बात करी। और हमारा न्यू मैरीटाइम पॉलिसी बनाया कुछ 2030, उसके बारे में बात करी। चैलेंजेस है ये भी बहुत अच्छा गया। सो ओवरऑल मेरा GS3 बहुत, मुझे जितना लगता है GS3 अच्छा गया है। बस इसमें नॉर्मलाइजेशन ना करे तो मार्क्स अच्छे आ जाएंगे मेरे। बाकी देखते हैं कैसा गया, एंड लेट मी नो आपको कैसा लगा मेरा आंसर। अगर ठीक ठाक है तो बताना, नहीं तो देखा जाएगा। सो दिस इज़ इट फॉर GS3। नाउ लेट्स गो ऑन टू योर GS4।